नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गोरिजा Study.9 पे। आज हम तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक तथा तुगलक वंश के अंतिम शासक के बारे में कंप्लीट समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने तुगलक वंश के शुरुआती शासक यानी तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक तथा उसके पुत्र महमूद बिन तुगलक के बारे में कंप्लीट समझा। यानी तुगलक वंश को शुरुआत से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक के समय तक आप पिछले वीडियो में समझ सकते हैं। तुगलक वंश का यह दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट को आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसके माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में कंप्लीट जानकारी की। इससे पहले हम बता दें कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की? गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, उसने शासन किया 1320 से 1325 तक, और ये जो कंप्लीट तुगलक वंश है ये चलेगा 1320 से 1412 तक। ठीक है, 1414 में सैयद वंश की स्थापना हो जाएगी, यानी खिजर खां सैयद वंश की स्थापना करेगा। वो हम समझेंगे कि किस प्रकार स्थापना होगी। ठीक है, तुगलक वंश चला 1320 से 1412 तक। इसमें चार महत्वपूर्ण शासक माने जाते हैं। कौन कौन? तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, उसका पुत्र महमूद बिन तुगलक। ठीक है, महमूद बिन तुगलक शासन करता है 1351 तक। 1351 में महमूद बिन तुगलक का चचेरा भाई दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, आज हम फिरोज शाह तुगलक तथा इसके आगे के शासनकाल को समझेंगे। फिरोज शाह तुगलक ने 1351 से 1388 तक शासन किया। ठीक है, जब फिरोज शाह तुगलक अपने चचेरे भाई की मौत पर जाता है तो ये राजी नहीं होता शासन करने के लिए। ठीक है, यानी जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद फिरोज शाह तुगलक को शासक बनने के लिए बोलते हैं इसके कुछ सरदार, लेकिन ये बात नहीं मानता कि मैं शासन करूं या मैं राजा बनूं। लेकिन बाद में सभी सलाहकारों के समझाने पर फिरोज शाह तुगलक ने अपना राज्याभिषेक 20 मार्च 1351 को, जहां पर इसके भाई की मृत्यु हुई थी, यानी सिंध जाते समय मोहम्मद बिन तुगलक की थट्टा नामक प्रदेश में मृत्यु हो जाती है, यानी थट्टा नामक क्षेत्र में मृत्यु हो जाती है मोहम्मद बिन तुगलक की सिंध जाते समय। ठीक है, तो वहीं पर यानी उसी समय 20 मार्च, इसी दिन 20 मार्च को ही मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु होती है, और इसी दिन फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक करवाया जाता है, यानी दिल्ली का सुल्तान बनाया जाता है फिरोज शाह तुगलक को। और राज्याभिषेक कहां पर होता है? थट्टा नामक क्षेत्र में। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने दोबारा अपना राज्याभिषेक करवाया अगस्त 1351 में। ठीक है, यानी 20 मार्च 1351 को इसका पहला राज्याभिषेक हुआ, और इसने अपना दूसरा राज्याभिषेक अगस्त 1351 में करवाया। कहां पर? दिल्ली में। ठीक है, तो सल्तनत काल का वह सुल्तान जिसके 2 बार राज्याभिषेक हुए। कौन? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने 1351 से 1388 तक शासन किया। अब हम देखते हैं इसके शासन प्रबंध के बारे में। गद्दी पर कब बैठा? 20 मार्च 1351 को पहला राज्याभिषेक तथा अगस्त 1351 में दूसरा राज्याभिषेक। अब देखिए, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का वह सुल्तान था जिसने मुस्लिम धर्म में उलेमा वर्ग की शिक्षाओं के अनुरूप शासन चलाया। ठीक है, मुस्लिम धर्म में उलेमा वर्ग के प्रभाव से शासन किया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का यानी सल्तनत काल में ऐसा पहला सुल्तान जिसने मुस्लिम धर्म की शिक्षाओं के अनुरूप शासन चलाया था, यानी इसने एक भी शिक्षा किसी बाहर के धर्म की या अपनी कोई भी राय इसने नहीं चलाई। यानी फिरोज शाह तुगलक ने अपनी कोई भी राय पेश नहीं की। जो इसने उलेमा वर्ग के सदस्यों से सुन लिया या इस्लाम धर्म की जो शिक्षा इसने सुन ली, उसी के अनुरूप इसने शासन चलाया। यानी जो उलेमा वर्ग के लोग इसको बोलते थे कि आपको ये करना है, ये उसी के अनुरूप अपने शासन में कानून लागू करता था। ठीक है, तो दिल्ली सुल्तनत का पहला सुल्तान जिसने मुस्लिम धर्म में उलेमा वर्ग के प्रभाव से शासन किया या इस्लाम धर्म की शिक्षाओं के अनुरूप शासन किया, फिरोज शाह तुगलक। अगर पूछें
कि दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने खलीफा के पद को भी नकार दिया और मुस्लिम धर्म की शिक्षाओं के अनुरूप शासन नहीं किया, वो कौन? अलाउद्दीन खिलजी। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने गद्दी पर बैठते ही ये माना कि धर्म अलग है और शासन अलग है। इसने शासन और धर्म को अलग अलग चलाया, यानी धर्म का कोई हस्तक्षेप अपने शासन में नहीं होने दिया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और उसने खलीफा से कोई भी पद की स्वीकृति नहीं ली थी। उसने स्वयं अपने आप एक उपाधि धारण की थी, सिकंदर ए सानी, यानी दूसरा सिकंदर, दूसरा विश्व विजेता। ठीक है। इसने मुस्लिम धर्म की शिक्षाओं में यानी उलेमा वर्ग के प्रभाव से शासन किया, तो इसको खलीफा ने एक पद भी दिया था। यानी खलीफा ने फिरोज शाह तुगलक को एक उपाधि भी दी। कौन सी? कासिम अमीर उल मोमिन। ठीक है, कासिम अमीर उल मोमिन खलीफा ने इसको एक उपाधि दी थी। ठीक है, तुगलक वंश का शासक फिरोज शाह तुगलक, जिसने मुस्लिम धर्म में उलेमा वर्ग की यानी उलेमा वर्ग के प्रभाव में शासन किया, उसको खलीफा ने एक उपाधि दी। कौन सी? कासिम अमीर उल मोमिन। ठीक है, कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। अब देखिए, इसने यानी फिरोज शाह तुगलक ने जरूर इस्लाम धर्म की शिक्षाओं के अनुरूप शासन चलाया था, लेकिन सल्तनत काल का सबसे कल्याणकारी शासक भी किसको माना जाता है? फिरोज शाह तुगलक को। ठीक है, सल्तनत काल का सबसे कल्याणकारी शासक कौन? फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि इसने कई ऐसे कल्याणकारी कार्य किए जिसके तहत अपने साम्राज्य के लोग यानी इसके साम्राज्य के लोग इसको अच्छा बताते थे। ठीक है, सबसे पहला जो इसने कार्य किया वो क्या किया? इसने 24 कर थे इससे पहले, यानी फिरोज शाह तुगलक से पहले 24 कर लागू होते थे अपने साम्राज्य में, 24 टैक्स लागू होते थे, उनको इसने बंद कर दिया और इसने केवल 4 कर लागू किए। ठीक है, यानी 24 करों को बंद करके इसने केवल 4 ही कर लागू किए अपने शासन में। कौन कौन से? जजिया, जकात, खुम्स, खरात। केवल ये 4 कर इसने छोड़े कि अब 24 करों की जगह केवल 4 ही कर देने होंगे शासित जनता को। ठीक है, जजिया कर एक प्रकार का धार्मिक कर था। ठीक है, जजिया कर एक प्रकार का धार्मिक कर था जो गैर मुस्लिम लोगों से लिया जाता था। गैर मुस्लिम लोगों से लिया जाने वाला कर। और जकात मुस्लिम लोगों से लिया जाता था। मुस्लिम लोगों पर लगने वाला कर। मुस्लिम लोगों पर लगने वाला कर कौन सा? जकात। ठीक है, और ये जो जजिया कर है ये यानी शासन किसका चल रहा था? मुसलमानों का। यानी फिरोज शाह तुगलक कौन से धर्म के थे? मुस्लिम धर्म के। तो इसके शासन में यानी इसके साम्राज्य में जो व्यक्ति गैर मुस्लिम है, यानी इसके शासन में रहने वाले, इसके साम्राज्य में रहने वाले गैर मुस्लिम लोग, यानी मुस्लिमों को छोड़कर जो भी बच गए अन्य धर्म के लोग, उन पर लागू होता था जजिया कर। जजिया कर के संबंध में एक बात यह है कि सबसे पहले जजिया कर किसने लागू किया था, या जजिया कर की शुरुआत कहां से हुई? अरबों के आक्रमण में मोहम्मद बिन कासिम, जो सबसे पहला सफल आक्रमणकारी था, अरब आक्रमणकारी, उसने जजिया कर की शुरुआत की थी। कहां पर? भारत में। ठीक है, जजिया कर ब्राह्मणों पर सबसे पहले लागू किसने किया? यानी फिरोज शाह तुगलक से पहले ब्राह्मणों पर कोई भी कर लागू नहीं होता था। जजिया कर की शुरुआत किसने की? ब्राह्मणों पर फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। अब देखिए तीसरा लगान यानी तीसरा कर कौन सा था? खुम्स। लूट के धन में राजा का हिस्सा, यानी लूट के धन पर लगने वाला कर। अगर सुल्तान किसी को आक्रमण करने के लिए भेजता
और इसके जो सेनापति वापिस जो भी धन लेकर आते उसमें सरकार का हिस्सा होता था, यानी उस धन का जो बंटवारा होता उसमें राजा का हिस्सा सबसे ज्यादा होता था। इससे पहले जो लूट का धन था, जो लूट करके लेके आता वो ही रख लेते या वो आपस में बांट लेते थे, सेना में बट जाता था। लेकिन इसकी शुरुआत तो की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने आधा भाग कर दिया था, 1/2 भाग कर दिया था किसका, खुम्स का। लेकिन इसने 4 ही कर छोड़े, तो इसने भी जो खुम्स है लूट के धन में राजा का हिस्सा बना लिया। यानी इससे पहले के जो शासक थे तुगलक वंश के, वो इससे लूट के धन से अपना हिस्सा नहीं लेते थे। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने खुम्स यानी लूट के धन में राजा का हिस्सा कर दिया, या लूट के धन पर भी टैक्स लगता था जो राजा को देना होता था। और ये खराज जो कर कृषि पर लगता था, ठीक है, कृषि पर लगने वाला कर, यानी इस कर का कोई धर्म से रिलेशन नहीं था। खेती जो भी करेगा उस पर टैक्स लगेगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, ठीक है। ये 4 कर लगाए अपने साम्राज्य में। 24 करों को समाप्त करके फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर जो गैर मुस्लिम लोगों से लिया जाता था, ठीक है, जकात जो मुस्लिम लोगों पर लगने वाला कर था, और खुम्स जो लूट के धन पर टैक्स लगता था उसको बोलते हैं, और खराज जो कृषि पर लगने वाला कर था, ठीक है। ये कृषि पर लगने वाला कर धर्म को नहीं देखता था, यानी जो भी कृषि करेगा उस पर टैक्स लगेगा, जिसको क्या बोला जाता, खराज, ठीक है। ये 4 कर छोड़े थे, 24 करों को समाप्त करके किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। अब कल्याणकारी से संबंधित यानी फिरोज शाह तुगलक के और ऐसे कौन कौन से कृत्य थे जिसने सल्तनत काल का इसको सबसे कल्याणकारी शासक साबित किया। देखिए, इसने एक विभाग की स्थापना की, दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात, यानी फिरोज शाह तुगलक ने एक विभाग बनाया अपने साम्राज्य में, दीवान ए खैरात। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, दीवान ए खैरात विभाग बनाने का मुख्य उद्देश्य था मुस्लिम महिलाओं विधवा महिलाओं तथा मुस्लिम लड़कियों की सहायता के लिए, ठीक है। दीवाने खैरात का मुख्य उद्देश्य क्या बना, मुस्लिम महिलाओं की सहायता करने, विधवा महिलाओं की सहायता करने तथा मुस्लिम लड़कियों की विवाह संबंधी सहायता करने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए खैरात का निर्माण करवाया, ठीक है। इसने एक नया विभाग बनाया, दीवान ए खैरात, जिसमें मुस्लिम महिलाओं, विधवा महिलाओं तथा मुस्लिम लड़कियों की शादी के लिए ये डोनेशन देता था, और इस विभाग को क्या नाम दिया, दीवान ए खैरात। ये भी इसका कल्याणकारी होने का एक सबूत मिलता है। अब देखिए, इसने अपने शासन को सुदृढ़ करने के लिए, यानी साम्राज्य के लोगों की आय बढ़ाने के लिए 5 बड़ी नहरें, 5 बड़ी तथा सैकड़ों छोटी नहरों का निर्माण करवाया, सैकड़ों छोटी नहरों का निर्माण करवाया किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। 5 बड़ी तथा सैकड़ों छोटी नहरों का निर्माण किसने करवाया, फिरोज शाह तुगलक ने। इससे संबंधित हरियाणा जीके का एक क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा में सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किसने करवाया था, तुगलक वंश के शासकों ने, यानी फिरोज शाह तुगलक ने। 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया इसने ताकि सिंचाई हो सके, ठीक है, ताकि सभी किसानों तक पानी पहुंचाया जा सके और उनके खेतों की सिंचाई होगी, तभी वो मेरे को टैक्स देने में, यानी तभी वो शासन, जब सभी किसानों के खेत में पानी पहुंचेगा और सिंचाई होगी तभी तो वो टैक्स देने के योग्य होंगे। इसलिए इसने सिंचाई के उद्देश्य से 5 बड़ी तथा सैकड़ों छोटी नहरों का निर्माण करवाया था। और जब इसने नहरों का निर्माण करवाया तो उस खर्च को पूरा करने के लिए इसने सबसे पहले सिंचाई कर लागू किया। सिंचाई कर लागू करने वाला सबसे पहला शासक
ठीक है, दिल्ली सल्तनत का फिरोज शाह तुगलक वह शासक था जिसने सबसे पहले सिंचाई कर लागू किया था, क्योंकि इसने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण भी करवाया था। इसी कारण उसकी आपूर्ति करने के लिए इसने सिंचाई पर कर लागू कर दिया, यानी जो खेतों में पानी पहुंचता है आज भी लागू होता है। ठीक है, जो खेतों में पानी पहुंचता है उस पर आज भी हम टैक्स देते हैं, और इस टैक्स की शुरुआत किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। लेकिन कार्य तो ये कल्याणकारी था। ठीक है, इसने कल्याण के उद्देश्य से कार्य किया, इसीलिए इसको कल्याणकारी माना जाता है। अब देखिए, इसके कल्याणकारी कार्यों से संबंधित एक अन्य कार्य है क्या, कि जिस समय सल्तनत काल की शुरुआत हुई, यानी सल्तनत काल की शुरुआत के साथ ही कौन से वंश की स्थापना होती है? दास वंश की। ठीक है, तो इस समय दासों का आदान प्रदान या दासों को खरीदना बेचना एक आम बात थी। दासों के बाजार भी लगते थे, यानी दास खरीदने के और दास बेचने के स्पेशल बाजार भी होते थे, और दासों को ज्यादा ऊंचे पदों पर नहीं रखा जाता था। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक दासों का प्रेमी था। ठीक है, यानी इसको दासों से ज्यादा प्रेम था, यानी ये अपने साम्राज्य में सबसे अधिक दास रखने वाला शासक था। फिरोज शाह तुगलक ने दासों के प्रति अपनी दृष्टि नम्र रखी, और इसने सबसे ज्यादा अपने शासनकाल में दास रखे थे। जो दासों की संख्या थी इसके शासनकाल में, वो थी 1,80,000। ठीक है, सल्तनत काल में सबसे ज्यादा दास रखने वाला शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक, जिसके दरबार में या जिसके साम्राज्य में 1,80,000 दास रहते थे। इसने दासों के प्रति अपनी दृष्टि नम्र रखी, और इसने दासों के कल्याण के लिए एक विभाग की स्थापना की। कौन से? दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान दासों के रहने तथा उनको सुव्यवस्थित ढंग से रखने के लिए। ठीक है, यानी 1,80,000 दासों के रहने की तथा उनकी देखभाल के लिए इसने एक विभाग की स्थापना की, दीवान ए बंदगान। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा सल्तनत काल में दासों से प्रेम करने वाला या दासों की देखभाल करने वाला शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। इसके अलावा इसने एक और अन्य कार्य क्या किया? इसने सैनिकों के पद वंशानुगत कर दिए। सैनिकों के, यानी सैन्य व्यवस्था में जो सैनिक एक बार भर्ती हो गया उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी वो उसी पद पर चलेगा। ये कार्य किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने, यानी सैनिकों के पदों को वंशानुगत कर दिया। ठीक है, आजकल भी जो आर्मी में अगर कोई व्यक्ति आर्मी में लग गया तो उसके बच्चे को रिलेशन से आर्मी में लगना आसान बात हो जाती है। उनका रिलेशन बन जाता है, यानी उसका भाई भी लग सकता है आर्मी में, उसका पुत्र भी लग सकता है, उसके पुत्र का पुत्र भी लग सकता है। ठीक है, उनको छूट भी मिलती है। यानी आजकल जो रिलेशन बनाया जाता है, रिलेशन सर्टिफिकेट आर्मी में, इसी प्रकार इसने तो वंशानुगत कर दिए थे सैनिकों के पद। ठीक है, यानी एक बार अगर आर्मी में कोई जनरल बन गया तो उसका पुत्र भी आर्मी में जनरल ही होगा। ठीक है, तो ये कार्य किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने, यानी सैनिकों के पद वंशानुगत कर दिए। अगला देखिए, अगला कार्य, यानी फिरोज शाह तुगलक को जो भी इतिहास से संबंधित चीजें मिली उसको इसने जलाने या उखाड़ फेंकने की बजाय उसको अच्छी तरीके से सुव्यवस्थित करके रखा, यानी संजो कर रखा इसने इतिहास से संबंधित चीजों को। इसके समय में इसने अशोक का टोपरा अभिलेख तथा मेरठ अभिलेख अशोक का टोपरा अभिलेख तथा मेरठ अभिलेख। ये टोपरा अभिलेख का जो क्वेश्चन बनता है ये बनता है हरियाणा जीके में। ठीक है, हरियाणा जीके के स्टूडेंट्स, उनके लिए इतिहास का क्वेश्चन बनता है कि जो अशोक का टोपरा अभिलेख है वो कहां से मिला है? अंबाला से। ठीक है, ये टोपरा गांव है अंबाला डिस्ट्रिक्ट का। अंबाला डिस्ट्रिक्ट का एक गांव टोपरा, जहां से एक अभिलेख मिला, उसका नाम क्या रख दिया गया? टोपरा अभिलेख। और इसको एक अन्य अभिलेख मिला अशोक का, मेरठ अभिलेख। इन दोनों अभिलेखों को इसने दिल्ली में स्थापित करवा दिया। ठीक है, दिल्ली में स्थापित करवा दिया किसने? फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के दो अभिलेखों को।
ये इतिहास से संबंधित दो चीजों को इसने संजो कर रखा। इसके अलावा इसका अन्य कल्याणकारी शासन, इसके अलावा इसका अन्य कल्याणकारी कार्य क्या था कि इसने फिरोज शाह तुगलक को जो भी पुरानी पुस्तकें मिली उनको जलाने की बजाय इसने कुछ पुस्तकों का अनुवाद करवाया। ठीक है, यानी इसको 1300 से 1400 के लगभग पुस्तकें मिली, उनमें से कुछ को इसने जला दिया, लेकिन कुछ को जो इसको अच्छी लगी उनका अनुवाद भी कराया। और उन सभी पुस्तकों का अनुवाद करवाने के लिए इसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना भी की। अनुवाद विभाग की स्थापना की किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, ये है फिरोज शाह तुगलक के कल्याणकारी कार्य। इसी कारण इसको फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का यानी सल्तनत काल में जितने भी वंश आए उनमें तुगलक वंश के फिरोज शाह तुगलक को सबसे कल्याणकारी शासक माना जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं जो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में बर्नी इतिहासकार रहता था, बर्नी, इसने 2 पुस्तकें लिखी थी। इसकी 2 पुस्तकें मिलती हैं, कौन कौन सी? सबसे पहली तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही तथा फतवा ए जहानदारी। फतवा ए जहानदारी तथा तारीख ए फिरोज शाही 2 पुस्तकें लिखी किसने? बर्नी ने, जो इतिहासकार था और किसके दरबार में रहता था? फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक खुद भी इतना पढ़ा लिखा था कि इसने अपनी जीवनी को खुद संकलित किया। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी। अपनी आत्मकथा का संकलन किसने किया? स्वयं फिरोज शाह तुगलक ने, जिसका नाम क्या रखा? फतुहात ए फिरोज शाही। फतुहात ए फिरोज शाही पुस्तक की रचना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने। ये क्या है? फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा। ठीक है, अब देखिए फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे बड़ा वास्तुकार रहता था, वास्तुकार, जिसके अनुसार इसने सभी नगरों का निर्माण किया था, या इसने जितने भी किले बनवाए वो कौन से वास्तुकार के अनुसार बनवाए, या कौन सा वास्तुकार था फिरोज शाह तुगलक का? मलिक गाजी सहना। ठीक है, मलिक गाजी सहना नामक वास्तुकार रहता था फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। इसी के अनुसार इसने स्थापत्य कला से संबंधित अपनी छाप छोड़ी, या जिस भी किले का निर्माण करवाया इसने वो किसके अनुसार करवाया, या उसका निर्माण किस प्रकार से होना चाहिए, ये निर्देश किसने दिए? इसके वास्तुकार मलिक गाजी सहना ने। अब देखिए फिरोज शाह तुगलक की स्थापत्य कला से संबंधित बातें, यानी इसने किस किस का निर्माण करवाया। इसने हिसार ए फिरोजा, हिसार ए फिरोजा यानी फिरोज का किला। ठीक है, फिरोज का किला जो आज क्या, कौन से शहर के? फिरोज का किला जो आज किस नाम से प्रसिद्ध है? हिसार से। ठीक है, हिसार शहर जो हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है हिसार, इसकी स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने। किस नाम से? हिसार ए फिरोजा, यानी फिरोजा का दुर्ग, फिरोज का किला। ये जो ए फिरोजा नाम है ये हटा दिया था अकबर ने। ठीक है, अकबर ने अपने शासनकाल में हिसार ए फिरोजा, जिसकी स्थापना की फिरोज शाह तुगलक ने, इससे ए फिरोजा नाम हटा दिया और अकेला नाम रख दिया क्या? हिसार। ठीक है, ये हिसार हरियाणा में है, ये हिसार हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद अपने पुत्र फतेह खां के नाम पर, फतेह खां फिरोज शाह तुगलक का पुत्र था और इसके नाम पर इसने फतेहाबाद नगर बसाया। इसके अलावा जौनपुर अपने भाई जोना खां की याद में,
जोना खां या जूना खां, कौन? महमूद बिन तुगलक। ठीक है, महमूद बिन तुगलक की याद में इसने जौनपुर नामक नगर बसाया। इसके अलावा फिरोजाबाद, फिरोजाबाद, ठीक है, इसके अलावा इसने एक और किले का निर्माण करवाया दिल्ली के नजदीक, फिरोज शाह कोटला दुर्ग। फिरोज शाह कोटला दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? दिल्ली के नजदीक या दिल्ली में फिरोज शाह कोटला दुर्ग का निर्माण करवाया फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोजाबाद नगर बसाया किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। हिसार, जो हरियाणा जीके का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हिसार ए फिरोजा, इसकी स्थापना कब की? 1354 में। ठीक है, किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। जो ए फिरोजा है ये हटा दिया था किसने? अकबर ने अपने शासनकाल में, और केवल हिसार रह गया जो आज क्या है? हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट। फतेहाबाद भी क्या है? हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट। फतेहाबाद का निर्माण करवाया इसने अपने पुत्र फतेह खां के नाम पर, और जौनपुर बसाया इसने अपने भाई जोना खां के नाम पर। ठीक है, ये है फिरोज शाह तुगलक की स्थापत्य कला से संबंधित बातें। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने चांदी व तांबे के मिश्रण से नए सिक्कों का प्रचलन किया था। ठीक है, चांदी व तांबे के मिश्रण से सिक्कों का प्रचलन किया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, एक बड़ी मात्रा में चांदी व तांबे के मिश्रण से नए सिक्के बनाए और उनका नाम क्या रखा? अद्धा, अद्धा या विख। इन सिक्कों को क्या कहा जाता था? अद्धा या विख, जो चांदी व तांबे के मिश्रण से बने हुए थे। इन सिक्कों का निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। या इन सिक्कों का प्रचलन किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने। और इसने सिक्कों पर, यानी उलेमा वर्ग को या इस्लाम धर्म के लोगों को खुश करने के लिए इन सिक्कों पर खलीफा नाम अंकित करवाया था। खलीफा नाम, ठीक है, अपने सिक्कों पर खलीफा नाम अंकित करवाने वाला शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। अब आगे देखिए, फिरोज शाह तुगलक के संबंध में एक अन्य बात क्या है कि इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार, फिरोज शाह तुगलक ने 300 नगर बसाए थे। ठीक है, 300 नगरों का निर्माण करवाया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। लेकिन जो प्रमुख हैं वो क्या हैं? हिसार, फिरोजपुर, फतेहाबाद, जौनपुर, ठीक है, और फिरोजाबाद, ये प्रमुख नगर थे इसके द्वारा बसाए गए। अब देखिए 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद 1388 से 1394 तक शासन में उथल पुथल मच जाती है, और इसके बाद 1394 में इस वंश का अंतिम शासक गद्दी पर बैठता है। कौन? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाती है 1388 में, और 1388 से 1394 तक शासन में उथल पुथल मच जाती है। इसके कुछ समय बाद यानी 1394 में नसीरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का शासक नसीरुद्दीन महमूद तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, जो तुगलक वंश का अंतिम शासक माना जाता है। ठीक है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। इससे पहले यानी नसीरुद्दीन महमूद तुगलक की बायोग्राफी से पहले हम ये जान लें कि जो फिरोज शाह तुगलक ने हिसार बसाया था, हिसार 1354 में, इस किले का निर्माण इसने क्यों करवाया? अपनी पत्नी गुजरी के लिए। ठीक है, यानी हिसार में सूफी संतों की दरगाह है, और सूफी संतों से फिरोज शाह तुगलक ज्यादा प्रभावित था। कई बार ये सूफी संतों की दरगाह पर आया था। उस समय इसने एक गुजरी को देखा था। ठीक है, उस समय इसने एक गुजरी को देखा और इससे